स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अविकारी या अव्यय शब्द। अविकारी और अव्यय शब्द क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष व काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अविकारी और अव्यय शब्द कितने प्रकार के हैं? तो अविकारी और अव्यय शब्द जो है 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से? सबसे पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषव्याधि बोधक और निपात। इस तरीके से अविकारी या अव्यय 5 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक बारी बारी से इनके प्रकार और इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देते हुए अब आगे इसके भेदों के बारे में बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? तो जो अविकारी या अव्यय शब्द क्रिया के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करे, या हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब जैसे चलना एक क्रिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे चलना क्रिया है, राम धीरे धीरे चलता है। राम धीरे धीरे चलता है। तो चलना इसमें क्रिया है और धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो धीरे धीरे क्या बना यहाँ पर? क्रिया विशेषण हुआ। तो चलना क्या हो गया? क्रिया। इस तरीके से जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब प्रश्न है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का ज्ञान प्राप्त हो। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने या होने के समय का बोध हो या ज्ञान हो, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आएगा? जैसे यथा हो गया, यथा, आज, कल, परसों, यानी जिन शब्दों से पता चले कि क्रिया कब हुई थी, उसके समय का बोध हो, वो सब क्या कहलाते हैं? शाम हो गया, प्रातः हो गया, ये सारे किस में आते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा इसका भेद है, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, स्थान यानी किसी जगह के बारे में बताए। यानी जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध कराए, या जो शब्द क्रिया के होने का के स्थान का बोध कराए, वो क्या होते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कहाँ, ऊपर, नीचे, समीप, इधर, उधर, आगे, पीछे, ये सारे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब तीसरा इसका जो पार्ट है वो क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण मैंने पहले बताया था विशेषण के प्रकार में जब करवाए थे। परिमाण यानी नाप तोल से संबंधित। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? परिमाण क्या होता है? नाप तोल से संबंधित शब्द है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा कि जो क्रिया विशेषण शब्द या जो शब्द क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण या उसके नाप तोल का बोध कराए, उसे या उन शब्दों को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या उसके नाप तोल या उसके परिमाण का बोध कराए, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम हो गया, बहुत हो गया, थोड़ा हो गया, ज़्यादा हो गया, ये सारे शब्द क्या है? परिमाण का बोध कराते हैं। तो किसके अंतर्गत आएंगे? लगभग, केवल, कितना। अब इसमें अनिश्चित भी परिमाण हो सकता है और निश्चित भी परिमाण हो सकता है।
तो इसलिए इसमें कितना, केवल, अधिक, लगभग, सब कुछ, थोड़ा, कुछ, कितना, ये सारे शब्द किस में आएंगे? परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल के अंतर्गत आएंगे। तो नेक्स्ट है इसमें फोर्थ क्या बताया था हमने? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? यानी जिन क्रिया विशेषण शब्दों से, यानी जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या प्रकार का बोध होता हो, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे भली भांति, ज्यों त्यों, सच, झूठ, शीघ्र, अवश्य, नहीं, कैसे, वैसे, ये सारे शब्द क्या हैं? रीति बताते हैं क्रिया की, उसके प्रकार का बोध कराते हैं। तो ये सारे शब्द किसके एग्जाम्पल के अंतर्गत आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल है, वह पैदल चलता है, वह पैदल चलता है। इसमें है कि कैसे चलता है, क्रिया कैसे होती है, प्रकार बताया, कैसे चलता है, पैदल चलता है। तो कैसे इसमें क्रिया का बोध कराया, तो इसमें इसलिए इसको रीतिवाचक क्रिया विशेषण एग्जाम्पल के अंतर्गत कहा जाएगा। अब जैसे वह वहाँ भली भांति रह रहा है, ये भी इसी में आएगा। भली भांति क्या शब्द है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का शब्द है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम संबंध बोधक के बारे में। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? तो जो शब्द वाक्य में जुड़े हुए दूसरे शब्दों से संबंध तय करते हैं, संबंध बताते हैं, यानी ऐसे अविकारी शब्द, अगर हम सिंपल शब्दों में इसकी परिभाषा देखें तो ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन क्या है? नरक के समान है, या नरक है लिख लेते हैं। तो अब इसमें जो शिक्षा और मनुष्य का जीवन है, किन शब्दों ने संबंध स्थापित किया इनके साथ, शिक्षा का और मनुष्य का जीवन का? तो वो शब्द है के बिना। यानी इस तरह के शब्द, इस तरह के संज्ञा सर्वनामिक शब्द जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करे, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द या अव्यय कहलाते हैं। अब इस तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि कह सकते हैं कि धन के बिना मनुष्य का जीवन नरक है, या ये कह सकते हैं जैसे कि दोनों कमरे आमने सामने हैं, तो आमने सामने हो गया। इसमें जो ऐसे शब्द हैं जो संबंध बता रहे हैं दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, जैसे चलते हुए दाएं बाएं मत देखो, ये सारे किस में आते हैं? संबंध बोधक, दाएं बाएं जैसे शब्द। तो इस तरीके से संबंध बोधक जो शब्द है वो वाक्य के दूसरों शब्दों से उनका संबंध स्थापित करते हैं, यानी ऐसे शब्द जो वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका संबंध स्थापित करे, वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। और भी हो सकते हैं, जैसे ये और इस तरह के शब्द आते हैं इसमें, जैसे के साथ हो गया, के द्वारा, जैसे राम ने रावण को बाण किसके द्वारा मारा? बाण के द्वारा मारा। के साथ, के विषय में, ऐसा कोई भी शब्द हो सकता है जो वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनाने के काम आते हैं। इस तरह के शब्द किस में आते हैं? संबंध बोधक अव्यय में आते हैं। पर्यंत हो गया, अनुकूल हो गया, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं संबंध बोधक अव्यय में। अब तीसरा हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय का क्या होता है और किसको कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, यानी अर्थात जो शब्द दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले होते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं।
अब जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, राम और श्याम, राम और श्याम यानी दो शब्दों को जोड़ा, दो संज्ञा शब्दों को जोड़ा। इस तरीके से दो वाक्य, अगर छोटे वाक्य हैं उनको जोड़ने का काम जो करते हैं वो भी समुच्चयबोधक कहलाते हैं। अब जैसे कोई वाक्य ले लेते हैं, जैसे कोई वाक्य है कि सीता और गीता दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, तो सीता और गीता और शब्द जो आया ये किसके अंतर्गत आता है, समुच्चयबोधक कहलाता है। यानी और, तथा, यथा, जैसे, ताकि, ये जो शब्द होते हैं सारे क्या कहलाते हैं, यद्यपि हो गया, तथापि हो गया, इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, समुच्चयबोधक कहलाते हैं, जो दो वाक्यांशों और दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब लास्ट हम देखेंगे, अभी इसके शब्द लिख लेते हैं, जैसे ताकि हो गया, यद्यपि हो गया, तथा, और, इस तरह के जो शब्द हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, समुच्चयबोधक के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ क्या है, विस्मयादिबोधक किसे कहते हैं। विस्मयादिबोधक हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मन में सब तरह के भाव आते हैं, हर्ष का, शोक का, घृणा का, प्रशंसा का, विस्मय का, तो इन सभी भावों को व्यक्त करते हैं जो शब्द, यानी हमारे अंदर के जो भाव हैं, गुस्सा, क्रोध, घृणा, प्रशंसा, हम खुश होते हैं, हम दुखी होते हैं, ये सारे जो भाव हैं, इन सभी भावों को व्यक्त करने के लिए जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक या विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द या शब्द वो कहलाते हैं। जैसे अरे, ओए, हाय, उफ, ये सारे शब्द किसमें क्या होते हैं, विस्मयादि, यानी विस्मय को प्रकट करना। इसमें क्या क्या आ जाता है, विस्मय, आश्चर्य, मिलते जुलते शब्द हैं दोनों। शोक हो गया, शोक यानी दुख, हर्ष हो गया यानी खुशी, प्रशंसा, डर या भय, ये सारे शब्द, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको, उन भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे भगवान आपकी इच्छा पूरी करें, या शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, ये सारे शब्द अलग अलग तरह के भावों को प्रकट करते हैं और इन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। अब लास्ट जो है हमारा वो है निपात। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द या पद के बाद जुड़कर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल देते हैं। किसी शब्द या पद के साथ जुड़कर उसके अर्थ में जो विशेष प्रकार का बल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। निपात वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने डिटेल में नहीं आएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, तो ये जो शब्द हैं हम इनको सिंपल तरीके से देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको बताना चाहूँगी, जैसे राम पत्र ही लिख रहा है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे पहले बताती हूँ किस तरह के निपात होते हैं। ही हो गया, भी हो गया, तक हो गया, ये इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल है कि राम कल ही वापस आएगा, राम कल ही वापस आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, राम कल ही वापस आएगा। तो इसमें ही जो शब्द है इसने वाक्य पे एक जोर डाला है, इस शब्द के द्वारा जोर डाला गया है। तो ऐसे वाक्य क्या, ऐसे जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं, निपात का काम करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, तुम पत्र तो लिख ही दो, तुम पत्र तो लिख ही दो। अब इसमें दो निपात हो गए, तो के द्वारा भी जोर डाला गया और ही के द्वारा भी डाला गया। अब और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हम देखते हैं, उसने तुम्हें
उसने तुम्हें देखा तक नहीं। उसने तुम्हें देखा तक नहीं। उसने तुम्हें देखा तक नहीं। तो तक से इस वाक्य पे जोर डाला जा रहा है। तो इस तरह का जो शब्द होता है, ही जैसा, तक जैसा, तो जैसा, ये जो शब्द होते हैं जिनसे वाक्य में दूसरे वाक्य के जो दूसरे शब्द उन पर जोर डाला जाता है, वाक्य के भाव पर जोर पड़ता है, वो शब्द सारे क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि अविकारी या अव्यय शब्द क्या होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको इसको बताने का प्रयास किया। आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके नोट्स बनाइए और एज इट इज़ इनको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।